चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर अहम बयान देते हुए कहा है कि अब हिंदुस्तान को भी दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के स्टेज से बोलते हुए जनरल रावत ने कहा कि हिंदुस्तान को भी दहशतगर्दी के खिलाफ उसी तरह से कदम उठाने की जरूरत है जैसे कि अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद उठाया था। To bring an end to terrorism, and that can only happen the way the Americans started after 9/11. They said, let's go on a spree on global war on terror and let the nations join together and fight terrorism together. Well, to do that, what do you have to do? You have to isolate the terrorists. Anybody who's sponsoring terrorism has to be taken to task. दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत सिर्फ सीडीएस जनरल रावत ने ही नहीं की है, बल्कि रायसीना डायलॉग के स्टेज पर आने वाले गैर मुल्की नुमाइंदे भी इस सुर में एक साथ इस इशू पर हिंदुस्तान का साथ देने की बात करते नजर आए, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। स्टेज पर बोलने वाले नुमाइंदों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका कासिम सुलेमानी को इराक में निशाना बना सकता है तो रावलपिंडी में बैठे जनरल को क्यों नहीं। It is absolutely clear that terrorist groups are operating from within Pakistan. गुज़िश्ता 5 सालों से लगातार और बार बार दहशतगर्दी और कश्मीर के इश्यू पर दुनिया के कोने कोने में मुंह की खा चुके पाकिस्तान के लिए नया साल इतनी बड़ी आफत लेकर आएगा, इसका अंदाजा शायद ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने लगाया होगा। हिंदुस्तान में जारी रायसीना डायलॉग में एक बार फिर से पाकिस्तान आलमी सतह पर घिरता नजर आ रहा है। डायलॉग के स्टेज पर बोलने वाले तकरीबन सभी मुल्कों के नुमाइंदों की इस बात पर आम राय बनती नजर आ रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो उतनी ही कम है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सिर्फ एक पहचान है और वो है आतंकिस्तान। I want to remember that by the last count in 2018, some 340 Indians lost their lives to terrorists. And that is unconscionable. And the UK knows the suffering that a nation can bear when it loses its people to terrorist action. So I just want to record that and to record our sympathy and empathy with India today. It is absolutely clear that terrorist groups are operating from within Pakistan. They pose a serious challenge to the government of Pakistan and to South Asia's regional stability. Absolutely clear. डायलॉग में पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई नजात के ताजिर साद मोहसेनी ने तो प्रोग्राम के स्टेज से अमेरिका को भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राय दे डाली। मोहसेनी ने कहा कि अगर अमेरिका कासिम सुलेमानी को खत्म करने के लिए 7 समुंदर पार इराक में हमला कर सकता है तो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही ISI की मदद करने वाले पाकिस्तानी फौज के जनरल बाजवा पर हमला क्यों नहीं कर सकते। If they can target Qasim Soleimani, why can't they target a general that lives in Rawalpindi? The ISI has been, and again in this book, in this chapter, this senior US official confirms that how active they were in terms of their support of the Taliban. Listen, you cannot have a peace deal until the sanctuaries exist in those countries. एक तरफ मुल्क में महंगाई और गिरती मईशत पाकिस्तान के लिए हर दिन नई मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ बैनुल अक़वामी स्टेज पर भी पाकिस्तान अलग थलग होता जा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के लिए हालात बद से मजीद बदतर हो जाएं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रायसीना डायलॉग के स्टेज से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में पत्थरबाजों पर फौज की कार्रवाई के मुतालिक बड़ी बात कही है। जनरल रावत ने कहा है कि पत्थरबाजों के हमले का जवाब फौज पत्थरबाजी से नहीं दे सकती है। फौज हमेशा ही पत्थरबाजों के पैरों को पैलेट गन से निशाना बनाती है, लेकिन अगर पत्थरबाज झुक जाए और पत्थर उठाने लगे तो फौज को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। People who are young people who had been radicalized, who are pelting stones, which was as lethal as pellet guns. We have had casualties, including death being caused because of stones. If we start saying that the services also or the security forces also start using stones against the stone pelters, that is not the way the security forces are meant to act. Pellet guns is supposed to be a non-lethal weapon system, but it is supposed to be fired below the legs. But you please see how a terrorist operates. You know, you look at the stone pelters. I will show you positions
They are picking up stones from the ground. There are some people who are throwing stones standing, some people picking up stones on the ground. So when the soldiers are firing at the legs, there are some people whose face is touching the ground. He's picking up a stone. So the pellet gun goes and hits the face. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन और पाकिस्तान की चाल एक मरतबा फिर से नाकाम हो गई है। हिंदुस्तान के दोनों ही पड़ोसी मुल्क कश्मीर इशू को उठाने की मुसलसल और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार इन्हें नाकाम होना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान को पटखनी। यूएनएससी में भी नहीं चला कश्मीर का। कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश नाकाम। चीन की मदद से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हिंदुस्तान मुखालिफ कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई। यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश पर मेंबर मुल्कों ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस के लिए ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस दौरान चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन काउंसिल के सभी मुल्क इसके खिलाफ हो गए। मीटिंग अफ्रीकी मुल्कों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए थी, लेकिन चीन ने दूसरे कामकाज के तहत कश्मीर पर चर्चा का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर से 370 खत्म किए जाने से पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी परेशान है। खास बात यह है कि पिछले महीने फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भी चीन की ऐसी ही कोशिश नाकाम कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तानी फौज के जवान मुश्किल हालात में -30 से 40 डिग्री के बीच डटे रहते हैं। बर्फ से ढके हुए इलाकों से आ रहे दुश्मन को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है, सियाचिन जैसे ग्लेशियर पर जंग होने के हालात में कैसे मुकाबला हमारे जवान करते हैं, इस तरह के सवाल अक्सर आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। और ऐसे हालात के लिए जवानों को गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैयार किया जाता है। सख्त ट्रेनिंग और इम्तहानात के बाद बर्फीली चोटियों पर लड़ने वाले ये लड़ाके फौलाद बनकर बाहर निकलते हैं। पेश है गुलमर्ग से जी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। बर्फीले तूफानों से लड़ना हो, पहाड़ की ऊंचाइयों पर दुश्मन को सबक सिखाना हो, हिंदुस्तान के बर्फीले टर्मिनेटर 24 घंटे तैयार रहते हैं। हॉलीवुड फिल्मों में ऐसी तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ फिल्मों की तरह कुछ भी नकली नहीं है। बर्फ भी असली है, टेम्परेचर भी -10 डिग्री है और जवानों की ये ट्रेनिंग भी असली है। बर्फीले तूफान में भी मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े रहने वाले ये असली सुपर हीरो हैं। एवलांच जैसे हालात हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर जैसा जंग का मैदान, मुश्किल से मुश्किल हालात में मुकाबले के लिए इन जवानों को तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान केवल प्लेन्स में ही तैनात नहीं होते हैं, बल्कि ज्यादातर हिस्सा जो नियंत्रण रेखा को गार्ड करता है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है और स्नो बाउंड पे होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो सेना के जवान हैं उन्हें इस बर्फ़ से परिचित किया जाए और इस बर्फ़ में सरवाइव करने के तरीके सिखाए जाए। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं देश भर से जो जवान हैं डिफरेंट यूनिट्स के, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है हौज के ज़रिए, और हौज उन्हें ट्रेनिंग देता है स्की पेट्रोल का और स्नो बाउंड एरियाज में कैसे रेस्क्यूज करने हैं, अगर एवलॉन्च आता है तो उससे कैसे निपटना है, अगर एवलॉन्च में कोई जवान फंसता है तो उसको रेस्क्यू करके नीचे गाड़ी तक कैसे ले आना है। इसके अलावा जो दुश्मन हैं जो नियंत्रण रेखा पर अक्सर घुसपैठ की कोशिशें, बर्फ़ जहां पर हमेशा 12 महीने रहती है वहां पर कोशिशें होती हैं कि घुसपैठ जो मिलिटेंट्स करते हैं उनसे निपटने के लिए अगर उस इनकाउंटर में कोई घायल होता है तो उसको कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, वो सब तभी हो सकता है जब इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए कि स्की पेट्रोल कैसे होगा। इन बहादुर लड़ाकों को गुलमर्ग के दी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैयार किया जाता है। दुश्मनों से लेकर हड्डी गलाने वाली सर्दी, बर्फीले तूफान और एवलांच से मुकाबले के लिए इन जवानों को ट्रेंड किया जाता है।
दी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल वो जगह है जहां फौज अपने जवानों को फौलाद बनाती है, सफेद मौत से मुकाबले के लिए तैयार करती है। एवलांच की जद में आए जवानों के रेस्क्यू से लेकर मुश्किल बर्फीली ऊंचाइयों पर दुश्मन की दरअंदाजी और उसके नापाक इरादों पर नजर रखने की ट्रेनिंग इसी जगह दी जाती है। ये एक बहुत ही यूनिक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे हमारे पास ऑपरेशनल रोल के अलावा एक जो है बचाव राहत की जो ऑपरेशंस होती हैं, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, और जैसे आपने खुद बताया एवलांच के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे एवलांचेस होती हैं, तो हमारे यहाँ पे एट एनी वन मोमेंट हमारे एवलांच रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे तैयार होते हैं, और जहाँ पे भी लोग दब जाते हैं, हमारे जवान दब जाते, चाहे वो जवान हो चाहे सिविलियंस हो, तो हमारी टीम्स को रिक्विजिशन किया जाता है, और ये हमारी एक्सपर्टीज से जो है हम रेस्क्यू एंड ये जवान 9000 से लेकर 23000 फीट की ऊंचाई पर अपनी हड्डियां गलाते हैं, बर्फीले तूफानों से लड़ना सिखाते हैं और हमारी सरहदों को महफूज रखते हैं। 1948 में बनाए गए इस ट्रेनिंग स्कूल में एक बार में 180 से लेकर 200 जवानों को एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन और माउंटेन रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। मुल्क के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों से दुश्मन की दरअंदाजी को रोकना। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हजारों किलोमीटर की हमारी सरहद ऐसी ही मुश्किल बर्फीली ऊंचाइयों से घिरी है, लेकिन इन बर्फीले पहाड़ों के ये बहादुर लड़ाके दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देते हैं। नियंत्रण रेखा से सटे स्नो बाउंड एरियाज जहां दुश्मन केवल घुसपैठिया ही नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से आने वाली आफतें भी एक बहुत बड़ा दुश्मन बनकर सैनिकों के सामने आ जाती है, जिसमें एवलांच हैं, स्नो स्टॉर्म्स हैं। इस सब से निपटने के लिए कैसे एक जवान को तैयार किया जाता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो एक जवान जो है यहाँ पर दब गया है बर्फ़ के नीचे, जो स्नो पेट्रोलिंग कर रहा था इस तरफ से, और अचानक से फिसल कर वो बर्फ़ के नीचे दब गया। अब आप देखिए किस तरह से जो उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है उसे एवीडी कहा जाता है, जो एवलांच डिटेक्टर है, और अगर कहीं पे कोई डेड बॉडी या फिर कोई जवान दब गया है उसको डिटेक्ट करता है वो। इसके अलावा जैसे ही वो सिग्नल देता है तो उस जगह पर जो है खोदना शुरू करते हैं जवान, और उस डेड बॉडी को निकाला जाता है। अगर इससे उन्हें जवान की लोकेशन नहीं मिलती है उस बर्फ़ के नीचे, तो फिर जो एवलांच स्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सरहद का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और बर्फ से ढका है। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले दिनों में फैसलाकुन लड़ाई ऊंचे पहाड़ों पर ही लड़ी जाएगी। फौज के ये खास लड़ाके चीन और पाकिस्तान की ऐसी ही हिमाकत का जवाब देने का सलीका इस बर्फीले मैदान में सीखते हैं। ये एल्टीट्यूड एरिया में, ग्लेशियल एरिया में डिप्लॉय होने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, और जैसे आपको पता है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन का वहाँ पे एवेन्यू होता है, लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो ये वॉरफेयर टेक्निक्स को, ये जो ऑपरेशंस जो वो स्मॉल टीम ऑपरेशंस करते हैं, तो ये इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने में काफ़ी जो है उसको मदद करता है। और जहाँ तक आपने पूछा है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज के बर्फीले लड़ाकों का यह खास स्कूल जम्मू कश्मीर में पाक सरहद के पास गुलमर्ग में मौजूद है। दिन की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। हम यहाँ पे इनको लॉन्ग रेंज स्की पेट्रोल, होने वाले स्पेशल मिशंस और स्की पेट्रोल्स के अलावा इनको कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के बारे में भी बताते हैं। इनका एक एलओसी में जहाँ पे स्नो बाउंड से हमारी पोस्ट वगैरह दबी हुई हैं, तो इनका एक काफ़ी मेजर रोल है, क्योंकि जो स्कीज़ हैं और इसके साथ जो इसकी एसेसरीज़ हैं लाइक स्की स्किन्स, तो इनकी मोबिलिटी को वो बढ़ा देती है। जहाँ पे एक नॉर्मल इन्फेंट्री पर्सन एक फुट में अपने ट्रगर शूज़ में चलता है, वहीं पे एक स्की पर्सन अपनी स्की स्किन के साथ और अपनी एसेसरीज़ के साथ बिना थके हुए अपनी मोबिलिटी को और बढ़ाता है, जिससे दिए गए टास्क को कम टाइम पे और आसानी पूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। सिफर से 30 डिग्री नीचे के दर्जाए हरारत के बीच इन लड़ाकों की ट्रेनिंग सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलती है।
गुलमर्ग से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देख लिया कि आखिर किस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है, लेकिन दरअसल मामला यह है कि मुश्किल हालातों में कड़ी ट्रेनिंग लेने वाले इन जवानों के लिए बर्फीले माहौल में रहना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और गुलमर्ग के इस ट्रेनिंग स्कूल में बर्फ के दरमियान खास छिपने की जगह बनाने की भी इन जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शदीद बर्फबारी, माइनस में टेम्परेचर और बेहद मुश्किल हालात के बीच फौज के जवान अपने फर्ज को निभाना नहीं भूलते। लोगों की मुश्किलें दूर करने वाले ये जवान बेहद मुश्किलों भरी ट्रेनिंग लेते हैं। गुलमर्ग में बने इस स्कूल में सबसे पहले जवानों को स्की के सहारे चलना, बैलेंस बनाना और मुसीबत के वक्त स्की को हथियार बना लेना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। माउंटेन वॉरफेयर सीरीज, विंटर वॉरफेयर सीरीज। विंटर वॉरफेयर सीरीज में जवानों को बेसिक और एडवांस्ड की जानकारी दी जाती है। जो जवान इस मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, उनमें से बेहतर चुनिंदा जवानों को माउंटेन वॉरफेयर सीरीज में शामिल किया जाता है। इसमें भी बेसिक और एडवांस्ड कोर्स करना होता है। पथरीली चट्टानों पर चढ़ने से लेकर लड़ाई तक की ट्रेनिंग दी जाती है। रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, ग्लेशियर फील्ड को पार करना सिखाया जाता है। दोनों कोर्स को पूरा करने में कुल 23 हफ्तों का वक्त लगता है। यहाँ पर हमें ग्लेशियर के लिए भी इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं, जो कि इनके लिए ग्लेशिएटेड कैप्सूल इनके लिए चलता है, जिसमें कि क्या कहते हैं, इनको ग्लेशियर में कैसे मार्च करना है, ग्लेशियर में क्रेवास में फंसने पर क्या कार्रवाई की जाती है और कैजुअलिटी होने पर उसे कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्टर स्टाफ है ये बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंसड है। ये इन्होंने ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड एरिया और सियाचिन ग्लेशियर में सर्व किया हुआ है। इसके अलावा ये जितने भी इंडियन आर्मी के माउंटेन एक्सपीडिशन गए हैं वो हॉस के ही इंस्ट्रक्टर द्वारा लेड किए गए हुए। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं ये बहुत सारे अवलांच रेस्क्यू मिशन और माउंटेन रेस्क्यू मिशन का भी पार्ट रह चुके हैं। बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात सरहद के रखवालों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होती है किसी भी तरह का हादसा हो जाने पर साथी जवानों को मदद पहुंचाना। माउंटेन वॉरियर ग्लेशियर पर एक दूसरे के पीछे इस तरह से ड्रेस में चलते हैं कि हादसा होने पर पीछे वाला जवान आगे वाले जवान को बचा सके। इसके लिए एक खास तरह की रस्सी होती है। इनके पास ABS यानी एयर बैग सिस्टम होता है। बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और साइड में एयर बलून भी होते हैं। जवानों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, वहाँ से जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक कैसे लाया जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड से, वो सब इनको यहाँ सिखाया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है क्योंकि इसी ट्रेनिंग से जो है कई सौ जवानों की जानें अभी तक बचाई जा चुकी है और निस्संदेह ही हौज इन्हें एकदम सक्षम करता है इस सब से निपटने के लिए। 1965 में पाकिस्तान ने गुलमर्ग के इसी पहाड़ी इलाके से हमले के लिए दरअंदाजी की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तान के जांबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बर्फीले मैदान जंग में बर्फ के रंग की ड्रेस और हथियारों से लैस फौलादी जवान स्कीइंग करते हुए सरहद की ऐसे ही हिफाजत करते हैं। बंदूकों पर व्हाइट बैंडेज लगा होता है जिससे दुश्मन को हथियार होने का पता न चल सके। दुश्मन जैसे ही रेंज में आता है ये जवान उसका काम तमाम कर देते हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग कर चुके जवानों ने 1965 सियाचिन ऑपरेशन से लेकर कारगिल की लड़ाई तक हर जंग में अपना लोहा मनवाया है। बर्फीली पहाड़ी पर 0 से नीचे के टेम्परेचर के बीच जवानों का असली इम्तिहान रात के वक्त होता है। अंधेरा फौजी का सबसे बड़ा दोस्त होता है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में जवान के लिए बचाव का सबसे कारगर हथियार इग्लू होता है। इग्लू यानी कि बर्फ से बना घर। मुश्किल हालात में 3 से लेकर 10 जवान एक इग्लू में रहते हैं। सियाचिन जैसे इलाकों में तैनाती के दौरान हड्डी गलाने वाली सर्दी और खराब मौसम से निपट सके, इसके लिए पहाड़ों में बर्फ के बने घर में रहने की तरकीब सिखाई जाती है। तमाम मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद जवानों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा रहता है। बर्फीले तूफान में खड़े ये जवान ही हिंदुस्तान के सुपर हीरो हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग।